दुखद होता है कि किसी परिवार के अंदर में इस तरह की घटना होती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो बिल्कुल एक धृतराष्ट्र की तरह कान और आंख नाक सब बंद कर लिए और उन्होंने कहा कि नहीं, नेतृत्व को स्वीकार है तेजस्वी यादव। तो अब कहां जाएगा बिहार? और रही बात पार्टी के अनुशासनात्मक समिति के बनने की, तो पार्टी में कुछ लोग थे जो कांग्रेस पार्टी नहीं, दल विरोधी काम में सम्मिलित। 13-14 मुकदमे हैं, हत्या भी है, लूट भी है, तो जाहिर सी बात है कि हम अपराधी कह सकते हैं। हालांकि कहा जाता है जब तक सजा न हो तब तक वो अपराधी नहीं होता, लेकिन अगर इतने मुकदमे हैं तो आपने कुछ ना कुछ किया है और आप पे आरोप है, गंभीर आरोप है। स्वास्थ्य, पलायन, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, उसके बाद सबसे बड़ा क्राइम कंट्रोल, और उससे भी बड़ा है हमारे युवाओं को रोजगार का। अगर जड़ें मजबूत करनी है तो लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और लोगों को समझना पड़ेगा कि बिहार अब वो बिहार नहीं है, अब पहले वाला बिहार नहीं रहा। उन्हें काम चाहिए, उन्हें अच्छी सोच चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, अच्छे यूनिवर्सिटी चाहिए, अच्छे से। तो ये चीज अगर चलेंगे तो मुझे लगता है कि राजनीतिक में कोई अस्थाई नहीं होता है। नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। बिहार में जब से रिजल्ट आया है तब से बिहार ही नहीं पूरे देश में जयचंदों को ढूंढने की चर्चा आम है। लालू परिवार में बगावत के बाद अब तेजस्वी यादव के जयचंदों के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनके घर में विरोध प्रदर्शन कर दिया है। तेजस्वी के लेफ्ट और राइट रमीज नेमत खान और संजय यादव के खिलाफ आरजेडी में नेताओं की जुबान बोलने लगी है। उधर यूपी पुलिस ने रमीज के अपराधों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। इसीलिए जदयू पूछ रही है कि क्या रमीज तेजस्वी को राजनीति का पाठ पढ़ाते हैं? क्या कांग्रेस ने भी बिहार में हार के लिए जयचंदों की तलाश शुरू कर दी है? क्या दिल्ली धमाके में फिदाइन डॉक्टर उमर के बयान और बचाव में आते ही कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी जयचंदों में सूचीबद्ध हो गए हैं? कम से कम भाजपा तो यही आरोप लगा रही है। इसी पर हम एजेंडा में चर्चा करेंगे। चर्चा में बतौर मेहमान पटना से बिहार में हम प्रवक्ता पिंटू रजक जी होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता पुष्कर सिंह जी होंगे, साथ में पूरे एपिसोड का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकार राजवीर सिंह जी करेंगे। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। रजक साहब, शुरुआत आप ही से करेंगे। तेजस्वी यादव के जो जयचंद हैं उनके खिलाफ उनके घर पर प्रदर्शन कर दिया है उन्हीं के लोगों ने। आपको क्या लगता है? एक तो जो प्रदर्शन किया है उसमें तमाम सारी बातें उन्होंने कही हैं कि इस विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए, घर में किसी भी तरह की बाहर के लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, वो परिवार के लोगों के बीच में इस तरह का दखल मत दें जिसमें तमाम सारे मनभेद भी पैदा हो जाएं और बगावत के स्वर भी आ जाएं। आपको क्या लगता है, वास्तव में जो प्रदर्शन हुआ या जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनकी बात ठीक थी क्या? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे दो जी नमस्कार। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि परिवार के मामले में मैं नहीं चाहता हूँ कि दखल दें। देखिए, हर किसी का परिवार होता है, लालू जी का भी अपना परिवार, उनके भी अपनी फैमिली है, उनके भी अपने बच्चे हैं, और ये बड़ा दुखद होता है। मैं नहीं चाहता हूँ उस पर टीका टिप्पणी हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल जिसको परिवार माना, और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने जिस बिहार को पूरा परिवार माना, और आदरणीय हमारे जो बड़े लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरे भारत को परिवार माना। यही अंतर है देखिए दो चीजों में, कि उन्होंने परिवार को किस तरह से संजोग को रखा है, जिस तरह से बिहार को संजोग, वही इनका परिवार है। लेकिन आपने दो व्यक्ति का नाम लिया जो शायद पहली, एक तो संजय जी का नाम हम लोग बहुत पहले से जानते थे, एक नाम बड़ा तेजी से उठा, उसको हम लोग भी नहीं जानते थे। बिल्कुल, देखिए किसी भी पार्टी के अंदर में एक सिस्टम होता है कि हार होती है या जीत होती है तो समीक्षा होती है कि किन कारणों से हार हुई, किन कारणों से जीत हुई, हमें क्या करना चाहिए था। अगर बहन रोहिणी ने इस सब पे सवाल खड़ा किया था तो जवाब बिल्कुल देना चाहिए और नैतित्व और जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी। दूसरा पहलू, एक चीज तो बड़ा, ये रमीज नेमत खान जो नया नाम आया है, वर्षों पहले मैंने सुना था कि मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों का अड्डा होता था, किडनैपिंग होती थी, हत्याएं के आरोपी रहते थे, और एक नया आरोपी भी आ गया। तो ये तो बड़ा साबित वाला चीज है कि लालू प्रसाद का जो नियत और नियति था, जो पिछले 15 साल 20 साल के शासन में उन्होंने जो बना के रखा, उसको लगता है कि उन्होंने कंटिन्यू किया। तो ये अच्छा संदेश नहीं है कि बिहार के बाहर के प्रदेशों से अपराधी आके उनके आवास में रहे और उनके पार्टी को चला। ये बड़ा गंभीर विषय है। इसी चीज क्या है कि
आपने बोला कि चुनाव की समीक्षा होनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो आज ही की घटना घटी है कि जो बहन है वो आज भी कोई खिलाड़ी या खिलाड़ी जो पत्रकार है उनको भी देखे क्या सोशल मीडिया पे लताड़ा जा रहा है। तो बड़ा दुखद होता है कि किसी परिवार के अंदर में इस तरह की घटना होती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो बिल्कुल एक धृतराष्ट्र की तरह कान और आंख नाक सब बंद कर लिए और उन्होंने कहा कि नहीं, नेतृत्व को स्वीकार है तेजस्वी यादव। तो अब कहां जाएगा बिहार? राजद के वैसे लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता जो झंडा ढोते थे, जिन पे आशा और विश्वास था, लालू यादव जो गरीबों के मसीहा का, मुझे याद है आज भी कि लालू जी की जब रैली, गरीब रैला हुआ था, तो घर से लोग सत्तू और सारा सामान लेके पैदल चले थे, जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं थे। उस रैली का मैं गवाह भी रहा हूँ। तो वो लालू यादव, अब के लालू यादव में पता नहीं क्या अंतर हो गया है। तो बिल्कुल ये पार्टी मुझे लगता है कि सिद्धांतों से जब बच गई है तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि इनको नेस्ता नाबूद होने से कोई बचा नहीं सकता। जब राजनीति का अपराधीकरण इन्होंने अपने आवास में करना स्टार्ट किया। राजेश त्रिवेदी जी। मैं रजक साहब आपके पास दूसरे चरण में आऊंगा और तमाम सारी बात आपके बारे में आपको रखेंगे आपके सामने, क्योंकि यूपी में रमीज को लेकर तमाम सारे डेवलपमेंट हैं। मैं राजवीर जी से भी साझा करूंगा वो बात। वो डेवलपमेंट जिस तरह की भी हैं, जिस पर उनकी अपराध की जो कुंडली सामने आई है वो थोड़ा चौंकाने वाली है। और मुझे लगता है तेजस्वी जी किस नजरिए से रमीज को अपने साथ रखे हुए थे वो भी एक बड़ा विषय है, हम आपके सामने वो रखेंगे। मैं पुष्कर जी आपसे एक सवाल सीधा सा करना चाह रहे थे। राजेश राम जी ने, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने हाईकमान के निर्देश पर 25 नेताओं की एक अनुशासन समिति बनाई है। उस पर उनका यह कहना है कि जो गद्दार हैं या जो जयचंद हैं, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर तमाम सारे काम किए हैं चुनाव में, खासकर पोलिंग 2 चरणों की जो पोलिंग हुई उसमें, तो उनका यह कहना है कि बड़े जो अलंबरदार हमारे नेता हैं, सांसद हैं, उनसे हम तमाम सारी रिपोर्ट्स ले रहे हैं, उसके आधार पर यह एक्शन होगा और वो त्वरित एक्शन होगा। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस के भी अंदर तमाम सारे ऐसे जयचंद थे जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है क्या? ये बात यहाँ स्पष्ट है कि पार्टी को और जो अभी मैंडेट मिला है, हाँ, उसने जनता ने दिया और इस बात को हम स्वीकारने में कोई दो राय नहीं रखते। और रही बात पार्टी के अनुशासनात्मक समिति की बनने की, तो पार्टी में कुछ लोग थे जो कांग्रेस पार्टी नहीं, दल विरोधी काम में सम्मिलित थे। जैसे मैं आपको बता दूं, जदयू में कुछ लोग थे जैसे गोपाल मंडल, दिव्यांशु भारद्वाज, ये लोग थे कि चुनाव लड़े। तो उसी तरह के लोग हमारे भी दल में थे जो विभिन्न दलों के साथ हो लिए, चुनाव के समय विभिन्न जगहों से चुनाव भी लड़े, कुछ लोग पार्टी के विरोध में काम भी कर रहे थे। तो उन लोगों को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आइडेंटिफाई करने का काम दिया है और अनुशासन समिति बनाई है, उसके अध्यक्ष हमारे कपिल देव जी हैं। और जल्द उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और आने वाले समय में हम उनको चिन्हित करेंगे और उन पे कार्रवाई करने का काम करेंगे, क्योंकि पार्टी इससे देखिए कमजोर हुई है, इसमें दो राय नहीं है। आज हम 17 सीटों पे, क्योंकि हम जीते थे पिछली बार 19 सीट, 2 विधायक हमारे भाजपा में चले गए थे, मुरारी लाल गौतम और सिद्धार्थ जी। तो हम 17 सीटों पे 17 हमारे विधायक थे अपने दल के, और 17 में से मैं आपको बता दूं 3 विधायक हमारे जो हैं रिटर्न कमबैक किए हैं और बाकी जो लोग हैं वो नए चेहरे हैं, जैसे मनोज विश्वास जी चनपटिया से और वाल्मीकि नगर से जो हमारे नए साथी हैं वो जुड़े हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टी को जहां भी जिस भी सीट पे कांग्रेस पार्टी में वहां के जनता ने विश्वास किया, वहां से 6 जगहों से हमें जिताने का कोशिश की और जो मैंडेट पूरे बिहार में मिले उस पे हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि क्यों हमें जनता ने नकारा, क्यों। देखिए, ये अनुशासन समिति किसी जयचंद को खोजने की नहीं है, ये अनुशासन समिति इस कार्य पे प्रणाली पे कार्य करेगी कि जनता ने हमें क्यों मैंडेट नहीं दिया, जनता के सामने हम अपनी उपलब्धियों को नहीं गिना सके या विपक्ष की भूमिका में रह के हम अपनी विपक्ष की भूमिका जो होती है वो हम उन पे स्थापित नहीं कर पाए, उनको विश्वास नहीं दिला पाए कि हम उस काबिल भी हैं कि आपको आपके विश्वास पर खड़े उतरने का 5 सालों तक काम करने का हम दम रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तभी जनता ने नकारा है। और जनता से बड़ा कोई नेता नहीं है, चाहे वो देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो
चाहे नीतीश कुमार जी हो, उनको जनता ने ही चुना है। एक वोट से कोई नेता नहीं बनता है। 12 करोड़ की जनसंख्या, 13 करोड़ की जनसंख्या ने यहाँ वोट दिया है, बिहार के जो पूरी आबादी है। और वोटर थे जो इलेक्शन कमीशन कहता है 7 करोड़ 42 लाख। ये ज्ञानेश जी ने कहा है, ये मेरी डाटा नहीं है। तो ये 7 करोड़ जो संख्या है उसमें 60% वोटिंग हुई, और उन्होंने हमें जो मैंडेट दिया उसे वो हमें स्वीकार है, सहज स्वीकार है। और हम इन 6 जनों के साथ सदन से लेके सड़क तक सरकार की तमाम जो उपलब्धि होगी उसको भी, और जो कमजोरी होगी, जो जनता के फेवर नहीं होगा, वाले आगामी 5 साल में उस पर हम लोग कार्य करेंगे, सड़क से लेके सदन तक जी। और रही रजक भाई की बात, कि रजक भाई अभी मैं महागठबंधन का साथी हूँ, एक दल का हूँ मैं, कांग्रेस का। रजक भाई ने कहा कि जयचंद्रों को खोजने के लिए, चाहे वो संजय यादव हो या फिर नमी जी हो, जो भी लोग हैं, मैं देखिए वो उनका अपना इंटरनल मामला है, उस पे हमारी कोई कटाक्ष नहीं होनी चाहिए। और रही बात उनके पार्टी के सदस्य लोग, अपने दल के नेता का विरोध हो जाता है भाई साहब, नेता का विरोध हो जाता है, नेता, हाँ, तो फिर वो अगर किसी एक नेता का, संजय यादव का विरोध कर रहे हैं तो वो अपने दल में कर रहे हैं ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। क्या नीतीश कुमार जी की विरोध नहीं हुई थी? क्या नरेंद्र मोदी का विरोध उनके संगठन में नहीं होता है? ऐसा थोड़ी है कि हर कोई जयकारा ही लगाते रहता है। तो देखिए, जहां पक्ष होगा वहां विपक्ष होगा, तभी लोकतंत्र है। वो दल हो, देश, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो, घर हो, परिवार हो, जब एक दूसरे से आपसी बात विमर्श होगा तभी हम उन मुद्दों पर चलेंगे जो हमारी जनता की मुद्दे हैं। और जनता के मुद्दे क्या है बिहार में? जनता के मुद्दे क्या हैं? जनता के मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, उसके बाद सबसे बड़ा क्राइम कंट्रोल, और उससे भी बड़ा है हमारे युवाओं को रोजगार का। अगर इन सब बातों पे अगर काम हम करते हैं, हमारी सरकार करती है, जो आगामी 5 साल काम करेगी, भाजपा को मैंडेट दिया है, जदयू को मैंडेट मिला है, आने वाले दिनों में तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। ये अभी तय नहीं हुआ है और इस पर मेरी कटाक्ष नहीं है, क्योंकि मैंडेट उनके पास है, तो उन्हीं लोगों को तय करना है, उनके दल के विधायक दल के नेता चुनने हैं। अब तो इसमें कोई लाप लपेट नहीं रह गया कि कौन भी मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री तय करेंगे उनके नेतागण। ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि बिहार के विकास कैसी हो, बिहार में रोजगार की व्यवस्था कैसी हो, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, बिहार में अस्पतालों की व्यवस्था कैसी हो, बिहार में महिलाओं की व्यवस्था कैसी हो, और ये उच्चतम क्वालिटी के होने चाहिए। और ये अनुरोध होगा रजक भाई से भी कि वो अपनी सरकार में अपने तमाम नेताओं से अनुरोध करेंगे कि बिहार की जनता का भला हो, बिहार की जनता का विकास हो, बिहार के जनता का चौमुखी मतलब विकास हो, और ये अपनी पूरी बिहार पे अपनी विश्वास इसी तरह जताए रखे। और इनको सरकार बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। पुष्कर साहब, आपने बिल्कुल कांग्रेस का एजेंडा साफ कर दिया है कि हम स्वस्थ मानसिकता से विपक्ष का रोल अदा करेंगे। ठीक बात है, मैं आपसे थोड़ा सा तफसील से दूसरे चरण में आऊंगा। राजवीर जी, 2 चीजें हैं आपके सामने रख रहे हैं। जयचंदों की चर्चा हो रही, लेकिन उल्टी गिनती भी बताई जा रही है कि शुरू हो गई है। रमीज को लेकर जो ये माना जाता है कि तेजस्वी यादव के लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड तो संजय यादव हैं, उनकी यूपी में क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली गई। डीजीपी को कम से कम कौशाम्बी के एसपी ने पूरी रिपोर्ट उन्हें सबमिट कर दी है, जिस पर उन्होंने कहा कि इनके ऊपर मर्डर का चार्ज है। सनातन को लेकर तमाम सारी प्रतिकूल टिप्पणी की थी। 2 मुकदमे यहां दर्ज हैं, बाकी बलरामपुर के वो रहने वाले हैं, वहां 11 मुकदमे दर्ज हैं। और इस मुकदमे में गैंगस्टर है, एनएसए है, मर्डर है, लूट है और जमीनों पर कब्जे के मुकदमे दर्ज हैं। लगभग 13-14 मुकदमे बताए जा रहे हैं। डीजीपी को रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि वो रिपोर्ट खंगालने के बाद कोई एक्शन रमीज को लेकर होने जा रहा है? क्या सनसनी यूपी में तो कम से कम इतनी ही है। आपका क्या इस नजरिया है इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में? और राजेश जी, देखिए, जाहिर सी बात है, मुकदमे खंगाले गए हैं और मुकदमे खंगाले जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट डीजीपी तक जा रही है, तो कार्रवाई तो होनी है। अब कार्रवाई उन मुकदमों की क्या स्थिति है
ये पुलिस उसकी समीक्षा करेगी, अधिकारी उसकी समीक्षा करेंगे, किस मुकदमे में जमानत में है, क्या किसी मुकदमे में वांटेड है या फरार है, तो जाहिर से गिरफ्तारी होगी। जिन मुकदमे में पैरवी नहीं हो रही उनमें पैरवी होगी, तमाम सारी चीजें, वो तो जाहिर है कार्रवाई होगी। और जिस तरह का एक्शन यूपी में कम से कम अपराध को लेकर हो रहा है, सीएम योगी जिस तरह बिहार के चुनाव के बाद और हमको लगता है फास्ट हो गए हैं अपराध, और इसको लेके बहुत ज्यादा उनका रुख है। आज ही उन्होंने कहा है अपराधी या तो जेल पे हो गए या लंगड़ाएगा, मतलब उन्होंने साफ कर दिया है कि हम अपराधियों को किस लेवल तक ले जाएंगे। पहले भी वो इस तरह की बातें करते रहे, जाहिर सी बात है कार्रवाई हो। एक दूसरा इसका पहलू ये है कि एक 13-14 मुकदमे हैं, हत्या भी है, लूट भी है, तो जाहिर सी बात है कि हम अपराधी कह सकते हैं। हालांकि कहा जाता है जब तक सजा न हो तब तक वो अपराधी नहीं होता, लेकिन अगर इतने मुकदमे हैं तो आपने कुछ ना कुछ किया है और आप पे आरोप है, गंभीर आरोप है। जी। और गंभीर कार्रवाइयां, गैंगस्टर एनएसए जैसी गंभीर कार्रवाइयां पुलिस ने की है। यूपी छोड़ के आप बिहार जाते हैं और बिहार में एक परिवार में ऐसे घुल मिल के रहते हैं और पूरी पार्टी चलाने में पूरा सहयोग करते हैं। जी। तो इसका सीधे माने ये होता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि तेजस्वी यादव को पता ना हो। उनके पुराने मित्र भी हैं, शायद उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, तब से उनकी दोस्ती है। जी। तो आपको जब पता है, और पूरे बिहार के चुनाव का सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो यही मुद्दा था, अपराध, गुंडाराज। तो आप ऐसे मौके पर जब एक आदमी को अपने ठीक बगल में ऐसे आदमी को रखते हैं तो इसको लेके विरोध तो होना ही था। अगर आप जीत जाते, सरकार बन रही होती, तो हो सकता है मामला दब जाता है। जब आप हारते हैं तो ये सारे मुद्दे उठते हैं, ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, और ये पार्टी के अंदर भी उठते हैं और परिवार के अंदर उठते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं का जो हाल हो रहा है। जी राजवीर जी, कौशाम्बी जिले के एएसपी राजेश कुमार ने कहा है रमीज पर सनातन धर्म के खिलाफ हेट कैंपेनिंग शुरू करने का और लंबे समय तक उसको चलाने का आरोप है। उसके खिलाफ, उसको लेकर भी एक एफआईआर हो चुकी है, उसमें वो वांटेड हैं। इस तरह की बातें उन्होंने आज कही हैं। तो क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में अगर ये सारी चीजें हैं तो वो व्यक्ति तेजस्वी के पास इतने सालों से कैसे रहा है, वो कैसे वहां सरसब्ज हो रहा था, क्या यूपी से वास्तव में भाग गए हैं वो? इस तरह की भी बातें आ रही हैं। क्या आपको लगता है सारी चीजों पर डीजीपी कोई स्टैंड लेने जा रहे हैं यूपी के? नहीं, स्टैंड लेने जा रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट और जब जिले से मंगाई जाती है डीजीपी तक तो उसकी समीक्षा होती है, और उसकी समीक्षा हमको लगता है डीजीपी से लेके और सीएम तक उसकी फाइल रखी जाती है या बातें पहुंचाई जाती है कि इस तरह का मामला है। और जी। जाहिर सी बात है जब सीएम बिहार जब जाते हैं प्रचार के लिए तब वहां भी वो उनके मंच से वो यही कहते हैं, यूपी में तो हमने अपराध खत्म कर दिया है, अब यहाँ दोबारा बिहार में अपराध जो कम हो रहा है या खत्म हो रहा है, दोबारा गुंडा राज ना है, उसके लिए आप लोगों को वोट करना है। तो जाहिर सी बात है जब वो बिहार से कह के यूपी लौटते हैं और उनका यूपी का कोई अपराधी बिहार में काम कर रहा है और उसकी फाइल खंगाली जाती है तो कार्रवाई हो रही है। देखिए, बात सनातन को लेकर मुकदमा हो या हत्या के लेके, दोनों गंभीर है। अब वो बात अलग है कि बिहार में इस तरह की चीजें नहीं उठी या व्यक्तिगत उनका मामला था इसलिए नहीं उठी, या बिहार के लोगों को या दूसरी जो सत्ताधारी पार्टी थी उसके खिलाफ उनको ना पता हो इसलिए मुद्दा ना उठाओ। लेकिन अब तो सारी चीजें खंगाली जाएंगी। तो कहते हैं ना कि जब झाड़ होती है, कहीं झटका लगता है तो फिर बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं आपके विरोध में, और जब आपको सत्ता मिल जाती है, बहुत होता है, तो आदमी आप बोलता नहीं है, आपके करीब आता है। तो परिस्थिति है, अगर आप हारे हैं तो फिर बहुत सारी चीजें उठेंगी भी, और जिसने भी कमी रही है या जो लोग ऐसे हैं, जाहिर सी बात है टिकट बांटने से लेके और आगे निर्णयों तक में इन लोगों की भागीदारी रही है, तो अब वो लोग विरोध करेंगे ही। जिनको टिकट नहीं मिला या नहीं मिला तो संजय यादव का भी विरोध करेंगे, रमेश का भी विरोध करेंगे, जो दिख रहा है। जी रजक साहब, पुष्कर जी ने आपको एक तो बधाई भी दी है, दूसरा उन्होंने साफ कर दिया है कि हम स्वस्थ मानसिकता से राजनीति करेंगे, विपक्ष में रह के आपके कामों की सराहना भी करेंगे और विरोध भी करेंगे, लेकिन विरोध भी हमारा तल्ख होगा, तथ्यात्मक होगा, हम फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे। अगर धरातल पे हमको आपके वायदे नहीं दिखेंगे तो हम विरोध भी करेंगे, और वो भी
बड़ा हैमर करके विरोध करेंगे। आपको क्या लगता है, ये जो उनकी तरफ से ये जो उस तरह का आह्वान किया गया है वो आपको पसंद आया? और फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या विपक्ष को भी आप साथ लेके चलेंगे क्या? राजा साहब, मुझे लगता है आपकी आवाज म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा जी, धन्यवाद। कह रहे कि सबसे पहले तो पुष्कर जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बधाई दिया नए सरकार के गठन के लिए। और ये भारतीय राजनीति के लिए सबसे अच्छी परंपरा यही है कि हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, हमारी किसी बात से या पर्सनली लड़ाई नहीं होती। और भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष का भी मजबूत होना बड़ा कह सकते हैं कि जरूरी होता है। ठीक है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो हमने कभी कांग्रेस का मजाक नहीं उड़ाया। हाँ। और कांग्रेस के कुछ नीतियों के कारण हो सकता है इनका पतन हुआ होगा। बिहार में कांग्रेस क्यों खत्म हुआ, ये बड़ा सोचने का विषय है। जिस दिन से इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का, मैं छोटा सा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भी राजनीतिक का अनुभव है, 15-20 सालों से राजनीतिक में हूं। हाँ। और काफी समझ बूझ रखता हूं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो जड़ें थी बिहार के अंदर से, एक समय था कि कांग्रेस का बहुत सारे विधायक होते थे, इनकी सरकारें होती थी और कांग्रेस की इतनी जड़ें मजबूत थी कि यहां से जो आवाज उठती थी वो भारत के हर कोने तक जाती थी और भारत के सरकार में भी इनकी सहभागिता होती थी। चाहे वो सीताराम केसरी जी हो जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, हमारे डूमरलाल बैठा जी, वो बहुत सारे कांग्रेसी थे जो यहाँ के जन्मदाता रहे, कर्मदाता रहे, काम करने की उनकी अपनी शैली है। लेकिन ये चिंतन और सोचने का विषय है कि आप जो बोल रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, आप उस लायक नहीं है। पहले अपने जड़ों को मजबूत कीजिए। एक दलित परिवार से आने वाले व्यक्ति का राजेश जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो इनके ही दल में बहुत सारे ऐसे लोगों को खटकने लगे। आपने देखना होगा कुछ दिन पहले इनके ही अखिलेश जी जो कभी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लालू की कृपा से, अरवल के हिचन बिघा के रहने वाले हैं, हमारे जिले के पड़ोसी हैं, लालू की कृपा से उन्होंने राजनीति स्टार्ट किया, केंद्र में मंत्री बना और फिर राज्यसभा में भी लालू जी की ही कृपा से वो राज्यसभा के सांसद बने, क्योंकि वो खुद एक्सेप्ट भी करते हैं। लालू जी भी ने कहा था कि सोनिया गांधी जी को मैंने कहा था कि राज्यसभा इनको भेज, तो उन्होंने एक टिप्पणी किया कि इनके प्रभारी अल्लाह वरू साहब समझे और राजेश जी समझे। तो ये एक गंभीर विषय है कि एक दलित समाज का प्रदेश अध्यक्ष जो सबसे निचला पायदान से आता है, वो कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने के लिए निकले थे और उनकी ही कमियां निकालने लगे। ये बाहर क्यों आती हैं? राजनीतिक पार्टी के अंदर में, हमारे यहाँ भी हो सकता है, हमारी पार्टी में भी बहुत सारा चीज है, छोटे छोटे बातों पे नाराजगी होती है, लेकिन दल की बात को अंदर से ही सुलझा लेना ही राजनीतिक परिपक्वता कहलाती है। लेकिन कई दिनों से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर, कांग्रेस के अंदर इस तरह का हड़कंप मचा हुआ है कि देख रहे हैं कि एक घर और परिवार, बहुत ही चिंतनीय विषय है कि एक बोलना तो नहीं चाहिए कि एक बेटी का अपमान कह के राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वाकांक्षा पालना, ये बिल्कुल गंभीर विषय है। माताएं बहनें सब अपने हैं और ये लालू जी के लिए बहुत ही अभी जो क्रूशियल टाइम है, एक परिवार को संभालना है, अपने पार्टी को संभालना है। हम भगवान से कृपा करते हैं कि उनका परिवार संभले और बाहर बात नहीं आए। राजनीतिक होते रहेंगे, बहुत सारी बातें होते रहेंगी, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे। अटल जी ने कहा था कि आते रहेंगे चुनाव जाते रहेंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए। उसी तरह परिवार रहना चाहिए, परिवार नहीं टूटना चाहिए। एक पर्सनल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते अपने परिवार और पार्टी और पूरे व्यक्ति को नहीं खत्म करना चाहिए। और एक इन्होंने हमारे विश्लेषण जो राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने बड़ा गंभीर बात कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी रहे, राबड़ी देवी जी रहे, उप मुख्यमंत्री तेज प्रताप, उनके यहाँ गैंगस्टर रह रहे हैं, उनके यहाँ एक ऐसा व्यक्ति रह रहा है जिनके चार्जशीटेड है, क्रिमिनल अपराधी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक राजनीतिक सलाहकार, जो व्यक्ति क्रिमिनल हो, अपराधी हो, वो किसी के बारे में सजेशन और सलाह दे रहा है, तो आप समझिए कि वो दिशा किस दिशा की ओर लेके जाना चाह रहा है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को। आप पूरे चुनाव प्रचार को उठा के देखिएगा, आप कट्टा से उठा के, 6 गोली से उठा के, कहां कहां जो बिहार की छवि थी। पहले लोग बिहारी के नाम से गाली कहते थे, हम लोग भी बिहार से पढ़ने के लिए बाहर गए या जाते थे तो हम लोग को बड़ा तकलीफ होता था, एक गाली होती थी बिहारी के नाम पे। जब नीतीश कुमार जी ने बिहार के बागडोर को संभाला, उन्होंने लाइन ऑर्डर से लेके रोड, सड़कें, बिजली और एक बिहारी फक्र होने का। आज नालंदा चले जाइए ना, नालंदा यूनिवर्सिटी जो सदियों से ज्ञान की भूमि रही है, वो पुनर्जीवित किया गया और भारत के दूसरे सबसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी वहां काम लगभग खत्म है। बहुत सारे अभी हॉकी वगैरह हुए देश का, तो उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। जिस बिहार के अंदर में
ट्रेनें 5 घंटा 10 घंटा लेट चलती थी, जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते थे, मगध का इलाका हो या मिथिलांचल का इलाका हो, आज सड़कें चकाचक है, बिजली सड़क है। तो ये सोच के साथ जिन्होंने पूरे बिहार को अपना परिवार माना, उन्होंने अपने बच्चे को नहीं बना, उनका एक बेटा भी निशान दिया आदरणीय नीतीश कुमार का। देखिएगा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं, वो परिवार को उनसे अलग रखा। परिवार उन्होंने बिहार के हर एक माता बहनों को माना, चाहे वो किसी समुदाय से हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उन्होंने इस परिपेक्ष को आगे बढ़ाया और बिहार को इतना आगे लेके। मैं कांग्रेस को सजेशन और सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन उनकी अगर जड़ें मजबूत करनी है तो लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और लोगों को समझना पड़ेगा कि बिहार अब वो बिहार नहीं है, अब पहले वाला बिहार नहीं रहा। उन्हें काम चाहिए, उन्हें अच्छी सोच चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, अच्छे यूनिवर्सिटी चाहिए, अच्छे से। तो ये चीज अगर चलेंगे तो मुझे लगता है कि राजनीतिक में कोई अस्थाई नहीं होता है। देखे होंगे कि कम्युनिस्ट की भी काफी दिनों सरकार रही, 30-40 साल, वहां भी सरकारें खत्म हुई। इंदिरा गांधी की सरकारें थी। जो काम करेगा, जो लोगों के बीच में बैठेगा, दिल के बीच में बैठेगा, वो सत्ता में आएगा और काम करेगा। इतना ही कहना चाहते हैं कि चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, हम उनका स्वागत करते हैं और उनको लेके चलेंगे। बिहार के अंदर जो भी गंभीर मुद्दे आएंगे, हम उनको सहयोगी के तौर पर, लेकिन उन्हें सहयोग करना पड़ेगा। अननेसेसरी विधानसभा के अंदर में अगर आप विरोध करेंगे तो समाज का अंतिम व्यक्ति भी आपको 6 सीट से 0 पे आउट कर देगा। त्रिवेदी जी, बिल्कुल सही बात है। पुष्कर जी, बहुत सारी बातें रजक साहब ने कही हैं। एक थोड़ी हम आपकी जानकारी में डाल दें। जो अनुशासन समिति की जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट है, उसकी जो अगर आप बात करेंगे तो उनको ये लगता है कि सीमांचल, मिथिलांचल और मगध में हमारे जो अपने लोग थे, उन्होंने हमारा फुल मेजॉरिटी से या कह लीजिए पूरी ताकत से साथ नहीं दिया और वो हटो बचो की पॉलिटिक्स करते रहे और पर्दे के पीछे से किसी और की मदद करते रहे। ये बातें सामने आई हैं। हालांकि वो पूरी रिपोर्ट सामने आएगी तब आपकी तरफ से कोई एक्शन होगा, लेकिन जो कांग्रेस को लेकर एक परसेप्शन बन गया है कि कांग्रेस परजीवी पार्टी हो गई है, क्या आपको लगता है वो परसेप्शन तोड़ने का समय आ गया है क्या? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का जी। सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार की शिक्षा, बिहार का स्वास्थ्य, बिहार के रोजगार। और यहाँ ये बातें नहीं है, पार्टी आती है और जाती है। हम 2003 में कितनी सीटें जीते थे? 2010 में 3 सीटें जीते थे जी। 2015 में हम लोगों ने 27 सीटें जीती, 43 सीटों में। फिर हम लोग 2020 में 19 सीट जीते, 78 सीटों में। और फिर इस बार हम लोग 61 सीटें कह ले, जिसमें कुछ फ्रेंडली फाइट भी थी। और तो मान ले कि हम लोग 61 सीट में 6 सीट जीते। ये जनता का मैंडेट है। पिंटू भाई, आपने बोला कि विरोध करना और आप हमें सरकार के साथ लेके चलेंगे, तो आप बिहार के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए स्वस्थ मन से काम करोगे ना, तो हमारा कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर किसी बेटी को पटना एम्स में और पटना पीएमसीएच में भर्ती होने में नहीं करोगे और वो दिन दिन भर खड़ी रहेगी, और वही आप जिस दलित की बात कर रहे हैं ना, तो वो दलित की बेटी थी मुजफ्फरपुर की, जिसके लिए हमारे अध्यक्ष राजेश राम जी और तमाम विधायक सड़कों पर खड़े रहे थे। उस समय आप लोगों ने मुंह में दही जमा लिया था। और दूसरी बात, एक परिवार में जब 10 बर्तन रहता है ना, तो थोड़ा आवाज करता है। आपके यहाँ से भी आवाज करता है। कितनी बातें हम गिनाएं। और आप कांग्रेस की चिंता छोड़ दे, अपनी पार्टी की चिंता करें। आप क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, आपका सहयोग हमेशा रहे नीतीश जी से। हम यही चाहेंगे कि आपका सहयोग रहे और वो स्वस्थ सरकार चलाए। हाँ, बशर्ते वो मोतिहारी का चीनी मिल चालू कर दे, मोतिहारी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी चालू कर दे, कि बिल्डिंग बना दे, मोतिहारी के केंद्रीय विद्यालय के बिल्डिंग बनवाने में सहयोग करे। ये सब चीजों पर काम करे। आप ये ना फिक्र करें कि कांग्रेस के लिए हम लोग हैं, हम उसके कार्यकर्ता हैं, हम उसके वर्कर हैं, हम लोग उसके लिए काम करने के लिए हैं। हम पुष्कर जी, बड़ा अच्छी बात आपने कहा कि अपनी चिंता कीजिए। बिल्कुल अपनी चिंता करते हैं। हमें गठबंधन धर्म का पालन करना नहीं, पिंटू भाई एक मिनट, नहीं पिंटू भाई, मैंने एक मिनट नहीं, हेल्दी डिबेट नहीं, मैंने आपके नहीं पिंटू भाई, मैं एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। राजेश भाई, आप इंटरप्ट करे। रजत जी, मुझे लगता है कि पुष्कर जी की पूरी बात आ जाए, फिर आप काउंटर करिएगा। देखिए पिंटू भाई, मैंने आपके कोई भी बात का काटा हूं,
मैं बशर्ते मौन धारण करके आपकी सारी बातों को सुनाऊं। मुझे लगता है फिर से बात सुनूंगा। पुष्कर जी की पूरी बात आ जाए, फिर उसके बाद आप नहीं पिंटू भाई, ये हेल्दी डिबेट का नहीं है। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं यहाँ बिहार के जनता के विकास की बात करने आया, रोजगार की बात करने आया, स्वास्थ्य की बात करने आया। जनता ने मुझे एक ही वोट दिया, लेकिन जनता ने मुझे सेलेक्ट किया, मुझे एक वोट दिया ना, उसी एक जनता की आवाज बन के तो हम खड़े रहेंगे ना। ये हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मेन बिंदु है, और इस मेन बिंदु को मुझे डालना है आपके जहन में। आप सरकार बनाने जा रहे हैं, स्वागत है सरकार की, बिहार के विकास के लिए, बिहार के शिक्षा के लिए, बिहार के रोजगार के लिए। और रही बात पिंटू जी, किसी भी बात का मैं यहाँ आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं राजेश राम जी हमारे अध्यक्ष हैं, आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी देख ले, वो भी दलित समाज के बेटे आते हैं। चन्नी जी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, और आपने नहीं, हमारे प्रदेश के और हमारे आला कमान के लोगों ने बनाया है, मैंने भी नहीं बनाया। ये पार्टी का डिसीजन है, ये हमारे आला कमान का डिसीजन है, ये हमारे सर्वदलीय समिति के जो भी सदस्य है उनका डिसीजन है। कोई राजेश राम जी अकेले के नेता नहीं है, वो पूरे हमारे कांग्रेस के नेता है, हमारे पूरे कांग्रेस परिवार के अध्यक्ष है। ऐसा नहीं है कि वो अखिलेश सिंह के अध्यक्ष नहीं है और वो राहुल जी के अध्यक्ष नहीं है, वो सब कोई के अध्यक्ष है। पूरे बिहार में राजेश राम जी राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के यात्रा किए थे, वोटर अधिकार यात्रा। उस समय भी और जिम्मेवारी वो उसी की होती है जो मुखिया होता है, और मुखिया की जिम्मेवारी है, अगर हमारी पार्टी को कम वोटों आए हैं तो उनको भी ये जवाबदेही देनी पड़ती है कि हाँ हमें क्यों कम वोट आए, इसकी समीक्षा करनी पड़ती है, और वो समीक्षा कर रहे हैं राजेश राम जी और चाहे अखिलेश सिंह। यहाँ बात ये नहीं है कि अखिलेश सिंह ने क्या बोला और राजेश राम जी ने क्या बोला, दोनों का बातों का अंतर आपको लग रहा होगा कि दोनों एक दूसरे के विरोध में, दोनों एक दूसरे के विरोध में नहीं है, वो आपस में सामंजस्य बैठा है। कि उन्होंने मीडिया को कहा कि राजेश राम जी और अल्लाह वरू जी का डिसीजन था, ठीक है, वेल एंड गुड। राजेश राम जी ने कहा कि हमारे पार्टी में कुछ लोगों ने हमारे दल के विरोध में काम किया, तो अनुशासन समिति बनी, उसके अध्यक्ष बने, सारी चीजें समीक्षा हो रही है। चुनाव के अभी 3 दिन 4 दिन हुए हैं, आज 18 तारीख है और आज 4 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, समीक्षा हो रही है, सारी चीजें स्पष्टता हो जाएगी, फिर एक नए डिबेट में बैठेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप क्यों घबरा रहे हैं? और आप अपनी पार्टी का चिंता करें, कांग्रेस का चिंता ना करें। कांग्रेस एक बात बताओ, कांग्रेस के आज भी हर एक गांव में एक ही कार्यकर्ता होगा, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आपके पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। तो कांग्रेस की चिंता ना करें। और पूरे भारत में मैं बोल रहा हूं और सीना ठोक के कहता हूं कि मैं हूं कांग्रेसी, एक गांव का निवासी हूं, बिहार का बेटा हूं और मैं हूं कांग्रेसी। ठीक बात है। पुष्कर जी आपके पास आते हैं, पिंटू जी आप काउंटर करिएगा। मैं राजवीर जी से थोड़ा सा एक सवाल करना है। राजवीर जी, जयचंद की को लेकर एक बहुत मतलब पूरे देश में कह लीजिए चर्चा हो रही है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने आज दिल्ली धमाके में फिदायीन डॉक्टर उमर की पैरवी की है, बाकायदा खुल के पैरवी की है, और एक साथ साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के फेवर में वो आ गए हैं और तमाम सारी बातें कही कि अल्पसंख्यक जो हमारे संस्थान है उस पर भाजपा की सरकार हैमर कर रही है। आपको क्या लगता है, उन्हें भी भाजपा जयचंद बता रही है, ये क्या थोड़ा लूज बॉल हो गई इमरान जी की तरफ से, या वास्तव में वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं? नहीं, ये ध्रुवीकरण की बात नहीं है। उनको सोच समझ के, किसी भी मुद्दे पर सोच समझ के बात करना चाहिए, बोलना चाहिए जी। और ये कांग्रेस में एक दिक्कत रही है, चाहे वो हमारे एयर स्ट्राइक के बारे में हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो, उस कांग्रेस नेताओं ने उस तरह की बातें की, और चाहे ये मुद्दा हो। जब बात देश की होती है तो फिर उसमें इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। अभी जांच चल रही है, बहुत सारी चीजें अभी सामने आनी है, और हमको लगता है जो चीजें सामने आ रही है बहुत ही गंभीर है और बहुत घातक भी है देश के लिए। तो अभी कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज आती कि अल्बला यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई की गई है और बाद में पता चला कि कुछ नहीं निकला, तो जरूर हम कह सकते थे। चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और ये तो अब तय हो गया है कि ये जितनी प्लानिंग थी, जो डॉक्टर थे वहां बैठते थे, वही प्लानिंग बनती थी, और जो बारूद या विस्फोटक इकट्ठा किया गया था
उन्हीं लोगों ने इकट्ठा किया था, वो आसपास से किराए के कमरों पे इकट्ठा किया था। और जो कार ब्लास्ट में यूज हुई वो यूनिवर्सिटी के अंदर कई दिन तक खड़ी रही। तो जाहिर सी बात है वो यूनिवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट भले ना हो, वहां के अधिकारियों या उनके जो मालिकान है उनका इन्वॉल्वमेंट भले ना हो, लेकिन चीजें यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही थी। तो इसमें यूनिवर्सिटी की भी चूक है और खुफिया एजेंसियों की भी चूक है। लेकिन जहां तक इस तरह की बयान है उससे बचना चाहिए। और ये आपको आपके लिए भी नुकसानदेह है और पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है। और ये नुकसान हमको लगता है पार्टी झेल भी रही है। जो रिजल्ट सामने आ रहा है। राजवीर जी, इसमें एक सवाल हम आपसे जानना चाह रहे थे। आप धमाके के बाद से लगातार इसको कवर भी कर रहे हैं, इसको समझ भी रहे हैं, तमाम सारी चीज स्टोरियां भी आपने दी हैं। मैं जानना चाह रहा था, ये जो पूरा प्लान है जिसमें मेडिकल फैकल्टी का इन्वॉल्वमेंट है, एक कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वार कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये नए तरह का एक्सट्रीमिज्म है। जिस तरह के आतंकवाद हम सामने देख रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे भद्र डॉक्टर्स के द्वारा, आपको क्या लगता है ये गंभीर चेतावनी भी है क्या देशवासियों के लिए? इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर विषय है। और आपका क्या राय बनती है? क्या जिस तरह का पूरा नेटवर्क था वो बहुत बहुत चैलेंजिंग था क्या खुफिया के लिए और इंडियन पुलिस के लिए भी? हाँ, जाहिर सी बात है। देखिए, जो आतंकी संगठन है या कोई भी संगठन हो, अपने हिसाब से काम करता है। आतंकी संगठन पहले मदरसों से ऐसे लोगों को लेते थे, गरीब बच्चों को लेते थे जिनका आसानी से माइंड वॉश किया जा सके और कुछ पैसों के लालच में काम किया जा सके। जब वो पकड़े जाने लगे तो उनको लगा कि अब कुछ पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया जाए, तो उनका ब्रेन वॉश किया और उनको जो है शामिल किया धीरे धीरे, एक को दो को। उन्होंने फिर आपस में वही है ना कि डॉक्टर्स जब एक या दो आ गए उनके पास, तो वो फिर वो आपस में जो उनके मिलने वाले थे, और जैसे जो ज्यादातर इसमें लोग जो शामिल हैं वो कश्मीर से के रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पड़ोसी थे, उनका आपस में मिलना जुलना था, तो आपस में मिलते जुलते रहे और इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो गए। ये निश्चित रूप से गंभीर बात है। जब डॉक्टर और इंजीनियर ऐसे मामलों में शामिल होंगे और आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों में उनके नाम आएंगे, तो निश्चित रूप से खुफिया एजेंसियों को पकड़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि उनका दिमाग भी चलता है। जब ऐसे लोग विस्फोट करेंगे, कुछ करेंगे, जो अभी चीजें आ रही है, नई नई चीजें आ रही कि वो फिदायीन हमला तो उनका सेकेंडरी वो था, जो कि पकड़े गए और किया तो एक ब्लास्ट उन्होंने प्रतिक्रिया के रूप में किया। उनका जो मेन जो तैयारी कर रहे थे वो ड्रोन से हमले की कर रहे थे, रॉकेट बम, यानी ड्रोन में बम फिट करके और कैमरा फिट करके वो अपनी योजना बना रहे थे, जो अभी चीजें आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि जब पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा घातक होगा, ज्यादा नुकसान देश का होगा और उनको पकड़ना भी मुश्किल होगा। ये कोइंसिडेंस है कि एक श्रीनगर से कोई चीज चली, एक पोस्टर से शुरुआत हुई और यहाँ तक एजेंसियां पहुंच गई, लेकिन ये एजेंसियों की अपनी या खुफिया एजेंसियों की अपनी कोई वो नहीं थी जिससे वो पकड़े जाते। वो तो अपना काम कर रहे थे और लगातार कर रहे थे। जी, ठीक बात। मुझे लगता है कि कांग्रेस के इमरान मसूद जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने आज पता नहीं किन परिस्थितियों में ये बात कही है, लेकिन पूरी कांग्रेस इस मामले में बहुत संयम बरत रही है। उनके किसी भी नेता का कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया जो एंटी सोशल बताए, एंटी कंट्री बताए, इस तरह की कुछ नहीं। आज पता नहीं उन्होंने कैसे बात करी है, बहुत संयम रखा है कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम पे। ये अलग बात है कि उसमें मुफ्ती परिवार की तरफ से भी कुछ कमेंट आए हैं, फारूक अब्दुल्ला के परिवार से भी कुछ एडवर्स कमेंट आए, लेकिन कांग्रेस ने, चाहे वो जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी लोकल यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और दिल्ली में भी उन्होंने संयम बरता है। ये तो एक अलग विषय था कि वो खामखा एक जयचंद का नैरेटिव इमरान मसूद के को लेकर बनाया जा रहा है, वो अलग पहलू हो गया। रजक साहब, तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, आपका फोन भी आ रहा था, मैं केवल इतनी सी बात कर रहा हूं कि जिस तरह से रबीज को लेकर तमाम सारी उंगली उठी और तमाम सारे सवाल किए गए, उन्हें मीडिया कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया। भाजपा और जेडीयू ने आज उस पर तमाम सारी बातें कही हैं। क्या आपको लगता है, उनका कहना था कि इस तरह के लोगों को, आरजेडी के लोगों को प्रेशर नहीं देना चाहिए, पर आरजेडी इस रिजल्ट से समझ ले कि पॉलिटिक्स बदल गई है बिहार की, लोगों की सोच बदल गई है, और जाति का जो नैरेटिव रखता था कि
कास्ट पॉलिटिक्स हमारे यहां हुआ करती थी, उसका भी मिथ टूट चुका है। आपको क्या लगता है बिहार किस राजनीति की दिशा में जा रहा है? देखिए, बिहार ये चाणक्य की धरती है, बहुत ही परिपक्व धरती है बिहार की। जी जी। और ये बहुत ही गंभीर विषय है। अभी देखा आपने, बहुत अच्छी बातें कहा कि जिस अपराधीकरण की राजनीतिकरण हो गया। अभी आप इसी चुनाव में एक दानापुर क्षेत्र है जहां से रीतलाल यादव जी बाहुबली माने जाते हैं, हाँ। जिनकी चर्चा भी अभी जेल में भी है, सेफ बंद रहते हैं, काफी घटनाएं होती हैं। और उस क्षेत्र के इलाके से एक बच्चा से भी पूछिएगा तो ये कहेंगे कि वहां पे अगर जमीनें बनानी है या कुछ करना है तो सबसे पहले रीतलाल यादव जी को चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। आप देखे होंगे इस चुनाव में कि लालू प्रसाद यादव जो है तेजस्वी यादव के प्रचार में नहीं गए थे, जबकि उनके बेटे हैं, लेकिन वह लालू प्रसाद यादव जो मंडल मसीहा के कहने वाले, गरीबों के हितैषी कहने वाले, वहां जाके रोड शो किए थे। तो इनकी सोच को आप कैसे दर्शा सकते हैं? इनकी सोच है कि वैसे व्यक्ति, क्योंकि इनके फाइनेंशियर हैं, इनके जो फाइनेंशियर है वही अपराधी हैं, और वैसे ही लोगों को ये शरण लाना चाहते हैं। और अभी इमरान मसूद का जो स्टेटमेंट था, मैंने भी सुना था, ये बहुत ही गंभीर विषय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेवार सांसद, जिनको जनता ने चुन के भेजा है संसद में, और वो राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं, और कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता उस पर टिप्पणी नहीं करता है कि इनका व्यक्तिगत टिप्पणी है या फिर क्या टिप्पणी है। ये गंभीर, यही अंतर है हमारे पार्टी में और कांग्रेस के पार्टी में। एक कपिल सिब्बल साहब भी हैं, बड़े जानकार वकील भी हैं, उनका भी इतिहास अगर उठा के देखेंगे तो कई ऐसे देशद्रोही का रात में भी दरवाजा खुलवा के कोर्ट में लड़ने का काम किए। तो ये कांग्रेस की रणनीति, और ये बच्चा भारत का जानता है कि आतंकवाद की कोई भाषा नहीं होता, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये सब जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरे भारत को दहलाने की जो साजिश चल रही थी, क्या मरने वालों में कोई मुसलमान नहीं था क्या? ऐसा तो नहीं था कि दिल्ली धमाके में मुसलमान नहीं मरा, हिंदू नहीं मरा, कोई परिवार नहीं मरा। ये चीजें ध्यान रखनी होगी। कांग्रेस के राजनीति को जो करने का तरीका है उसको निकलना पड़ेगा। निजी स्वार्थ में तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे बिहार में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गए, जिसको आप किशनगंज, अररिया, फॉरबिसगंज, वो बस चुके हैं पूरी तरह से। आने वाला एक, इसीलिए अमित शाह ने कहा है कि बाहर जाना ही होगा, वैसे घुसपैठी होगा। अभी आप बंगाल में देखिए, SIR का जब मामला चल रहा है तो जितने भी वहां के बांग्लादेश के घुसपैठी है, अपने अपने माथों पे बोड़िया बिस्तर लेके जाना स्टार्ट। गंभीर विषय जब राष्ट्र की बात आती है तो भारत की जितनी भी पार्टियां हो, चाहे कोई भी दल हो, हमें एक होना चाहिए राष्ट्रवाद के लिए। हमें, हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हमारी माता और बहनें सुरक्षित रहेगी। इस पे कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं इमरान मसूद के बातों का खंडन करता हूं, उसको तकलीफ होती है मुझे ऐसी बातों पे। और ये हमें पार्टी, छोटी पार्टी जरूर है, हमारी पार्टी का स्ट्राइक रेट देख लीजिएगा। मुझे एक सांसद का टिकट मिला, एक सांसद हम लोग दिए, 100% स्ट्राइक रेट रहा। मुझे 6 सीटें मिली, मैं 5 विधायक जीत के गया। तो कांग्रेस को हम पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है भाई, ना आपको हमसे सीखने की जरूरत है। मेरा गरीब गुरबों का पार्टी है, जिसमें न जाति है, न धर्म है, न मजहब है। हमारा जो सिलसिला, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जिस परिवेश में, जिस जगह से वो पैदा लिए, कि एक समय था कि दलितों की पढ़ाई की जब बात होती थी, बड़ा सौभाग्य होता था कि कोई मैट्रिक कर लेता था। उस परिवेश में हमारे जीतन राम मांझी जी आज बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे और भारत के एक जिम्मेवार केंद्रीय मंत्री है। तो कांग्रेस हमको ना सिखाई इस बातों को लेके। हम जिस परिवार, जिस समूह से आते हैं, हम आगे जाएंगे। और देश और दिशा की जो बात होती है, हम राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। और ये भारत बदला है। आपने देखा होगा एक समय कांग्रेस की सत्ता होती थी तो भारत के साथ जो अमेरिका, जो बहुत अपने आप को सुपर पावर कहता था, वहां पे घुटने टेकते थे इन लोग। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी के देखे होंगे, जब ट्रैफिक लगाना स्टार्ट किया, 100%, इतना परसेंट, उतना परसेंट, फिर भी हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री ने झुकना कबूल नहीं किया। वो दूसरा रास्ता तलाश किया, लेकिन राष्ट्रीयता से कोई समझौता नहीं। उनके घर में हम लोगों ने घुस के मार किया। कांग्रेस का भी समय था, उनको सीखना चाहिए और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर जड़ें जमानी है, अगर सरकार में आनी है, सत्ता में आनी है, समाज की सेवा करनी है, तो समाज के हर वर्ग को लेके चलिए, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कीजिए। सबसे पहला राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, आप रहेंगे, कांग्रेस रहेंगे, और जितने दल है वो रहेंगे। त्रिवेदी जी, ठीक बात है। पुष्कर जी, राहुल गांधी जिस वोट अधिकार यात्रा को लेकर और पार्टी का जो रोड मैप था जिसके तहत वो चले थे, एक कहीं ना कहीं बिहार में बूम था। वो
मैं पिछले कुछ सालों को अगर एनालाइज करेंगे तो कांग्रेस का वो कहीं ना कहीं बूस्टर डोज था। पूरे बिहार राज्य में एक कांग्रेसी कहीं ना कहीं उत्साह में थे, तवा जुबिलेशन था उनमें, और ये भी था कि हम पार्टी के लिए काम करेंगे। अचानक उसमें क्या हुआ कि वो एकदम से डेंट पड़ा और धीरे धीरे वो चीजें खराब होने लगी। क्या आपको लगता है आरजेडी के साथ आपका जो अलायंस है वो असहज था क्या? पार्टी के लिए वो थोड़ा सा फ्रूटफुल नहीं हुआ क्या? अगर पार्टी अलग लड़ती, तमाम कांग्रेसियों की ये राय है कि पार्टी अगर अलग लड़ती 100 से ज्यादा सीटों पर तो शायद स्ट्राइक रेट आपका पहले से और बेहतर होता। क्या आपकी राय है? देखिए, हमारा गठबंधन था, हम गठबंधन में चुनाव लड़े राजद के साथ और विभिन्न दलों के साथ जी। हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 25 जिलों की यात्रा की। सही बात है कि कार्यकर्ताओं में नया जोश था, नया उमंग था और कार्यकर्ता अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम किए। और लेकिन आखिरी में वोट तो जनता को देना है, बिहार की जनता को देना है, और बिहार की जनता ने कुछ न कुछ हमारी में कमियां देखी और हमें नकारा। इस बात में दो राय नहीं है। और रही बात हमारे कोऑर्डिनेशन की, क्या है हमारे सामने जश्न बैठाने की, विभिन्न दलों से जो हमारे गठबंधन में साथी थे, हमारे सबों में गठबंधन में सभी कोऑर्डिनेशन था, सभी आपसी सामंजस्य से हम लोगों ने चुनाव लड़ा। चाहे वो हम कहीं कहीं फ्रेंडली भी फाइट किए ना, तो आपसी सहमति से किए हैं कि भाई आपकी भी सीट बन रही है और हमारी भी, तो आप लड़ लो और मैं भी लड़ूंगा। ये पहला स्टेट नहीं है जब फ्रेंडली फाइट हुई है। आप बगल के ही हमारे स्टेट झारखंड में भी चुनाव हुआ था, जहां कांग्रेस और राजद आपस में ही फ्रेंडली फाइट कर रही थी और कुछ जगहों पे कांग्रेस की जीत हुई और राजद हारी थी वहां से। तो देखिए भैया, हमारी ग्राउंड जो है, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा काम है जनता में हमारी बातों को रखना, हमारे मुद्दों को रखना, बिहार के विकास की बात करना, बिहार के रोजगार की बात करना, बिहार में युवाओं की बात करना, शिक्षा की बात करना। हमारा जो कोऑर्डिनेशन था बहुत ही स्मूथली चला। और रही बात बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की, चुनाव तो हो गए, अब रहा बात ये डिसाइड करना एक आम कार्यकर्ता का, और हमारा और यहाँ पे जितने भी साथी है जी, उनका काम नहीं है। ये हमारे आला कमान डिसाइड करेंगे कि बिहार में चुनाव अकेले लड़ना है आगे चल के या गठबंधन में लड़ना है। ये हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, के.सी. वेणुगोपाल साहब, तमाम जो आला कमान के लीडरान हैं वो तय करेंगे और आगे चल के जो भी स्थिति आएगी स्पष्ट करेंगे हम आपके अगले डिबेट में। ठीक बात है पुष्कर जी, आपने बड़े बेबाकी से जनता के फैसलों को स्वीकारा है और उसमें आपने ये भी बेलौस तरीके से मान लिया कि जो भी फैसला है वो हम स्वीकार करते हैं, उसमें इफ बट नहीं है। बहुत अच्छी बात है आपकी। आप रहिए, मैं फाइनल कमेंट भी आपसे लूंगा। राजवीर जी, एक छोटा सा सवाल, परसों यानी 20 तारीख को गांधी मैदान पर अब कहीं ना कहीं नया मंत्रिमंडल, नई सरकार का गठन होने जा रहा है। आपको अभी भी क्या लग रहा है, नीतीश जी को लेकर कोई संशय दिख रहा है? हालांकि बहुत सारी बातें उनके अलायंस पार्टनर ने साफ कर दी हैं कि नीतीश जी ही 10वीं बार मुख्यमंत्री की ओथ लेंगे। आपको क्या लगता है, जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है उसको लेकर भी संजय झा दिल्ली में थे, वहां बातें की गई हैं, क्या कंफ्यूजन कुछ आपको दिख रहा है या ये केवल अमित शाह के सामने कोई प्लान चेकआउट हो रहा है? नहीं, ये अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार जी को लेके कोई संशय रही है। सारे दलों ने स्पष्ट कर दिया है, चिराग ने, पासवान ने भी स्पष्ट कर दिया है जी। और भाजपा के नेता भी कमोबेश यही बोल रहे हैं कि वहां वैकेंसी नहीं है, मतलब जो बैठा है वो बैठा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा गड़बड़ तो है। अच्छा। नीतीश जी को इस्तीफा देना था, आज कहा जा रहा था, फिर ये हुआ कि नहीं, इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने राज्यपाल के यहाँ जो मिले हैं वहां मंत्रिमंडल वो करने की कोशिश की है कि उसको विघटित करने की बात कही गई है कि वो फैसला, यानी वो आखिरी तक सीएम रहेंगे शपथ लेने के पहले तक। हाँ। उनका इस्तीफा नहीं होगा। तो कुछ संशय अब कहाँ क्या है ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात, एक बड़ी खींचतान है स्पीकर को लेके
स्पीकर आज अभी दोपहर बाद तक तय नहीं हो पाया था, और स्पीकर के मुद्दे पे ही हमको लगता है ललन सिंह जी और संजय झा जी जो अचानक चार्टर प्लेन से दिल्ली गए हैं, कल आधी रात पहुंचे हैं, आज सुबह अमित शाह जी और नड्डा जी से और सबसे मुलाकात की है, तो वो ज्यादा जो थी वो स्पीकर को लेके ही अभी पेच फंसा था। जो पिछली बार था भाजपा और जनता दल काफी अंतर था, जेडीयू काफी पीछे था, तो उसमें बार्गेनिंग पावर वो नहीं थी कि आप स्पीकर अपना बनाए। लेकिन इस बार जाहिर सी बात है जेडीयू बार्गेनिंग पावर है, 4 सीटों का अंतर है, तो वो चाहते हैं कि स्पीकर हमारा हो। तो एक नीतीश जी का जो पिछला इतिहास रहा है उसको लेके भी भाजपा थोड़ा सा कहीं अंदर से संशय में रहती है कि कहीं गड़बड़ हुआ तो नीतीश जी कहीं इधर उधर ना चले जाए। तो उनको जब स्पीकर होता है तो सदन के अंदर बहुत सारी चीजें करने में ठीक वो रहता है, आपको आसान होता है, चाहे वो विधायकों का मामला हो चाहे सारी चीजें, तो वो डिसीजन मेकिंग जो अध्यक्ष होता है कुर्सी पे बैठता है, तो इसलिए है। तो अभी कुछ चीजों को लेके और ये है गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा मंत्री लेना, अपने मंत्री पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा डिप्टी सीएम को लेके भी अभी चल रहा है कि हो सकता है 3 डिप्टी सीएम हो जाए, चिराग पासवान को भी 1 डिप्टी सीएम मिल जाए, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब अभी तक जो फार्मूला सामने आया है कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री, तो हम का तो ठीक है, लेकिन जो पासवान जी है उनके पास अभी कम है, तो हमको तो मिल जाएगा, उनके पास 4 ही विधायक है, तो हो सकता है कि उनको दिक्कत हो, तो वो बातचीत चल रही है। तो मंत्रिमंडल इसीलिए शायद हमको लगता है आज बहुत सारे नेता आज शाम को ही बिहार पहुंच रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता, जिसमें प्रधान जी हैं और वो है, और नीतीश जी कल शाम को पहुंच जाएंगे। तो हमको लगता है ये सारी चीजों पे चर्चा होनी अभी थोड़ी थोड़ी बाकी है, फाइनल चीजें नहीं हुई है। हाँ, सीएम को लेके तो लगता है कि फाइनल है। ठीक बात है, ठीक बात। पिंटू जी, 2 चीजें हैं जो अभी तक की सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है। अमित शाह कल पटना पहुंच रहे हैं और नीतीश जी से वो मुलाकात करेंगे। ये बड़ा उल्टा हो रहा है। सामान्य तौर पे पिछली सरकारों में और पिछली सरकारों के गठन में अगर आप चीजों को देखेंगे तो हमेशा जो सीएम इन वेटिंग रहते थे वो दिल्ली जाया करते थे, लेकिन इस बार अमित शाह एक दिन पहले, शपथ ग्रहण से एक दिन पहले दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो पटना पहुंच रहे हैं और पटना में वो नीतीश जी से मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद सारी चीजें होंगी। भविष्य को देखते हुए रजक साहब, क्या भाजपा विधानसभा अध्यक्ष अपने पास रखने पर अड़ गई है क्या? इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं और जदयू से थोड़ा सा उनको इस बात पर भी टसल हो रही है। आपको क्या लगता है, जो अलंबरदार हैं जदयू के और भाजपा के, उनमें इसी विधानसभा अध्यक्ष को जो राजवीर जी कह रहे हैं उसको लेकर बाकायदा कुछ टसल सी हो रही है और दिल्ली में ये टसल थोड़ी सी गहराई है। आपको क्या लगता है कि इसी गहराई के कारण क्या अमित शाह को पटना जाना पड़ रहा है क्या? रजक साहब। राजेश त्रिवेदी जी, यही अंतर है हमारे एनडीए और महागठबंधन में। आपने देखा होगा प्रवक्ता कांग्रेस के बड़ा ही सहजता से ये बात कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने वोट यात्रा करना स्टार्ट किया तो कांग्रेस की जो खोई हुई जमीन थी वो मिलने के लिए धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। लेकिन जब बात मुख्यमंत्री का आया तो आपने देखा होगा कि अंतिम तक कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। ये सब असहज थे। लेकिन हमारे यहाँ एनडीए के जितने भी 5 घटक दल थे, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, चाहे हमारे भाजपा हो या जदयू, हम लोगों ने एक स्वर में कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है वो आदरणीय नीतीश कुमार। मैं रजक साहब को 1 मिनट रोकूंगा। रजक साहब जी, राजवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ प्लीज। जी, मैं पुष्कर जी आपके पास आऊंगा। हाँ राजवीर जी, हाँ बोलिए। जी, हमको लगता है जो नीतीश जी को जब घोषित एक तरह से जब उनका नाम आया है, तो जब तेजस्वी जी का घोषित कर दिया गया उसके बाद आपके यहाँ स्पष्ट किया गया है। उसके पहले अमित शाह जी के एक बयान ने बहुत कंफ्यूजन पैदा किया था। और मुझे लगता है राजवीर जी ने थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन किया है विचारों को लेकर और जो एजेंडा था आपका सीएम के पद को लेकर, वो शायद उन्होंने स्पष्ट किया है। रजक साहब कैरी ऑन प्लीज। बिल्कुल, राजनीतिक विशेषज्ञ काफी सीनियर है। हमारे अमित शाह ने सिर्फ प्रक्रिया को बताया कि जब चुनाव हो जाएंगे, विधायक चुन के आएंगे
तो विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये बिल्कुल प्रक्रिया जो सामान्य प्रक्रिया है, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो। लेकिन ये बताने का तरीका को लोगों ने दूसरे तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया कि कहीं मुंबई वाला खेला ना हो जाए, कहीं आपके पास आ रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा कि ये विधायक का मामला है, वो चुनेंगे, ये प्रक्रिया के अधीन के अंदर आता है। लेकिन हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, अभी हाल फिलहाल में जितने भी बयान देखेंगे, चाहे वो गिरिराज सिंह का हो और भी सीनियर लीडर के हो, उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दूसरी बात है, हम लोग का जो गठबंधन रहा है, आप शुरू से उठाइएगा कि हम परमंडलीय स्तर से लेके, जिला स्तर से लेके विधानसभा स्तर तक हम लोगों ने सम्मेलन किया, और हमारे जो बड़े पार्टी या छोटे पार्टी के अंदर जितने भी कार्यकर्ता थे, दल के साथ, दिल के साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया, एक समन्वय के साथ काम किया, तभी ये रिजल्ट है। हम लोग किसी दबाव में नहीं आए कि हमने कहा कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दीजिए। और देखिए उनकी स्थिति क्या है, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम तो छोड़ दिए, उनके एक विधायक भी चुनाव नहीं जीते हैं। तो यही अंतर है। और नीतीश कुमार जी के बारे में कहते हैं कि भाई कभी इधर चल गए, कभी, अब क्या बोलेंगे, हम तो कह दिए, हर सभा में बोलते थे कि अब नहीं जाएंगे, अब कहीं नहीं जाना है, हम यहीं रहेंगे। तो बड़ा रजत साहब मैं थोड़ा सा आपसे फाइनल कमेंट भी चाह रहा था। अमित शाह जी को क्यों पटना जाना पड़ रहा है, ये एक थोड़ा सा इतना गूढ़ विषय है जिस पर थोड़ा सा आप जल्दी, मतलब मैं आपसे संक्षेप में कुछ प्रकाश डालने की बात कर रहा हूं। देखिए, एनडीए के इतने बड़े चाणक्य अगर पटना आ रहे हैं तो कोई बात होगी। अब ज्यादा तो नहीं बोलेंगे हम। निश्चित कोई बात होगी। ठीक बात है, मैं तो इसलिए बोला कि एनडीए कितने बड़े नहीं रजत साहब, आपने बहुत कूल कस्टमर होके बात रखी है जी। मैं समझता हूं कि पूरी बात आपकी आ गई है। पुष्कर जी, आपसे फाइनल कमेंट चाह रहे थे। क्या आपको लगता है, आपने बहुत बेलौस तरीके से मान के रखा है कि विपक्ष की जो स्वस्थ भूमिका होती है वो हम निभाने को तैयार हैं कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कांग्रेस का कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट या रोड मैप साफ कर दिया है कि हम कोई खींचातानी वाली राजनीति नहीं करेंगे, हम साफ और सुथरी राजनीति करेंगे। अगर सत्ता पक्ष सही काम करेगा तो हम अच्छी बात करेंगे, और अगर खराब काम करेगा तो हम उस पर प्रतिकूल टिप्पणी भी करेंगे और उसकी मजम्मत भी करेंगे। मैं पुष्कर साहब आपकी बात रखना, फाइनल कमेंट। तो मेरे बड़े भाई हैं जी, बड़े भाई हैं राजेश भैया, और राजवीर भैया भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और पिंटू भाई भी हमसे सीनियर हैं, बड़े हैं उम्र में। तो मैं यही कहूंगा, ज्यादा दिन की बात नहीं है, महाराष्ट्र कांड देखे होंगे, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, मतलब तमाम चीजें देखी थी। और मेरे पिंटू भाई साहब कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा कि विधायक दल की प्रक्रिया होती है। तो जब जदयू के ही नेता ललन सिंह चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के बीच प्रचार में कहा था कि विधायक दल का नेता चुनेगा, तो ये स्पष्टता नहीं है। और अगर सामंजस्य बैठता ना भाई साहब, तो हमारे आदरणीय जिनको मैंडेट मिला है, जदयू को हटा दे तो मैंडेट नहीं है, लेकिन अगर जदयू के साथ जुड़े तो मैंडेट है भाजपा, जदयू, रामविलास पासवान और हम पार्टी को। लेकिन अगर जदयू को हटा दिया जाए तो मैंडेट नहीं है इनके पास, 4 की संख्या घट रही है। और उसमें नीतीश कुमार जी राजभवन गए, जो आप लोगों को भी जानकारी में होगी, और राजभवन में जाके इस गेट से घुसे और उस गेट से निकल गए। तो कहीं ना कहीं इनके में सामंजस्य नहीं बैठ रही है। आने वाले दिनों में जो घटनाक्रम होगा, और एक बात पूरे बिहार में फेमस है हमारे चाचा के लिए, नीतीश चाचा के लिए, उनके पेट में दांत है, उनके बड़े बड़े चाणक्य इंडिया के लोग। चलिए पुष्कर जी, मुझे लगता है समय हम इतने तो नीतीश चाचा तो ये इतनी बातों की गवाही दे रहा है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बात है, एजेंडा है आपका। राजवीर जी, एक लाइन का हम आपसे फाइनल कमेंट चाह रहे थे। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत सारा बदलाव देख रहे हैं क्या? संक्षेप में हाँ ना का जवाब दीजिए बस। नहीं, निश्चित रूप से बदलाव तो होगा, लेकिन हम पुष्कर जी से हमको लगता है, लग रहा है कि अभी कुछ चाचा से उम्मीदें हैं। हाँ चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में चुनाव रिजल्ट के बाद जयचंद का बोलबाला है। वास्तव में भारत में जयचंद का संबोधन
तमाचे जैसा वार देता है, कड़वेपन और हिकारत भरा एहसास कराता है। इसलिए इसे हम अच्छा नहीं मानते। पर राजनीति में ही नहीं, आम जिंदगी में कौन जयचंद है, ये जरूर हर किसी को पहचानना होगा। कल फिर मिलेंगे। शुक्रिया।